गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और पढ़ाई का ऑनलाइन इस मजा ले रहे होंगे। तो आइए आज हम शुरू करेंगे दूसरा पार्ट वीडियो का, यानी कि अपने गणित का दूसरा पार्ट वीडियो का, जो है परिमेय संख्या कक्षा 7 विषय गणित का। इसके पहले पहला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, तो जो बच्चे देखे होंगे वो समझ ही गए होंगे, और जिनको समझ में नहीं आया होगा वो जल्द से जल्द जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको कोई परेशानी अगर हो तो। हमने उस वीडियो में आपको बताया था 3 चीजें: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। वो चीजें मैंने आपको इसलिए बताई थी कि परिमेय संख्या की परिभाषा बताने से पहले उन तीनों पूर्व ज्ञान का जो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं जानना जरूरी था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, टाइप क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो परिमेय संख्या की सबसे पहले परिभाषा आपको हम बताएंगे कि क्या होता है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो परिमेय संख्या की परिभाषा में एक बात याद रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं उसके कि उस बिंदु को आप जब याद रखेंगे तो जीवन में कभी परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं भूल जाएंगे, क्योंकि कक्षा 8 में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो 7 में ही जब आप तैयार रहेंगे तो 8 में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आइए परिमेय संख्या की परिभाषा बताते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपके बुक में जो दिया है उसी को मैं पढ़ रहा हूं, और उसके हिसाब से मैं आपको समझा भी दूंगा कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी था। तो परिमेय संख्या जो कह रहा है वो कह रहा है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये परिभाषा आपके बुक में लिखी हुई है। क्या कहा है कि ऐसी संख्या जो P/Q यानी P/Q के रूप में हो तथा P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। यह है हमारी परिभाषा आपके बुक की। परिभाषा क्या कह रही है ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, कभी जीवन में आपको परिभाषा भूलेगा नहीं। परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्या जो P/Q यानी P/Q के रूप में हो तथा P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है वीडियो में, इसीलिए मैं आपको पढ़ाया था कि आपको जान सके कि पूर्णांक क्या होता है। तो P और Q पूर्णांक हो यानी पूर्णांक के रूप में भी हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 मींस हुआ कि Q का मान कभी भी 0 ना हो, उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो। तो ये हो गया आपकी परिभाषा, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए उसके एग्जाम्पल को देख लीजिए, क्या है उसका एग्जाम्पल, और उसको समझ भी लीजिए। मैं इस पूरी परिभाषा को, इस तीनों बातों को मैं उसी एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा, और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कहा था कि 3 बिंदु का होना जरूरी है। 3 बिंदु यही है, वो P/Q के रूप में हो पहला बिंदु, दूसरा P और Q पूर्णांक हो दूसरा बिंदु, तीसरा Q नॉट इक्वल टू 0 हो तीसरा पॉइंट। यही 3 पॉइंट होना जरूरी है। अब मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, यानी मैंने उदाहरण लिया परिमेय संख्या की। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, समझ जाएंगे। उदाहरण में मैंने मान लीजिए लिख लिया 4/5। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो P की जगह है और 5 जो है वो Q की जगह है। तो ये 4/5 जो है एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। पहली शर्त लागू हो गई हमारी कि ये P/Q के रूप में है। दूसरा क्या कह रहा है, P और Q पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो। मैंने आपको पूर्णांक की परिभाषा क्या समझाया था
कि पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 यानी प्लस भी हो और माइनस भी हो, दोनों जो एक जगह मिले हुए हो तो उनको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ फिलहाल सिर्फ प्लस ही है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, इसलिए इसे नहीं पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि सिर्फ प्लस भी हो सकता है, सिर्फ माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर इसी की जगह हम ये लिखते हैं कि -4/5 सिर्फ इसी को, तो ये भी पूर्णांक हो गया। देखो P और Q पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक का मतलब एक प्लस भी है और एक माइनस भी है, प्लस प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो P और Q पूर्णांक हो, P और Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको जानते होंगे कि P और Q मतलब इसको हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हम हर, ठीक है, अंश और हर, ये बात आप जानते होंगे, 5वीं में पढ़े होंगे तो, और 6वीं में। तो ये हो गया। उसके अलावा कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसी बात को ध्यान से समझिएगा। ये आखिरी वाला जो एग्जांपल में आपकी पॉइंट कह रहा है उसी को आपको समझना है। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 6/0 और एक जगह लिख दिया 0/6, अब दोनों में अंतर ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी पॉइंट को मैं समझा रहा हूं इसमें, ठीक है। 6/0 लिख सकते हैं कि नहीं, या 0/6 में कौन सही है, ये ध्यान दीजिएगा परिभाषा से। परिभाषा का आखिरी लाइन कहता है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखें तो P जो है यही है, 6 भी है और 0 भी P है दोनों में, और Q ये भी है और Q ये भी है नीचे के हिसाब से। और हमारी परिभाषा कहती है कि Q जनाब कभी भी 0 नहीं होगा, ये कहता है हमारी परिभाषा कि Q कभी 0 हो नहीं सकता। तो Q कभी 0 हो नहीं सकता मतलब कि ये जो है पहला वाला, इसमें Q ही 0 है, ठीक है। तो Q 0 है जो कि हमारे परिभाषा के शर्त में लागू नहीं करता। तो Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये गलत हो जाएगा, इस 0 से इसमें भाग नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ 6 है और ये 0 है, तो यहाँ Q हमारा 0 नहीं है, इसमें शर्त में कोई बात नहीं रखी गई है, क्योंकि इसमें कहा ही गया है कि P और Q पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आपको पता ही होगा कि 0 से लेके 1 और 0 के पीछे -1 -2 भी होता है। तो ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है परिभाषा के हिसाब से। तो Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि कभी भी हर जो हर होता है, यानी P और Q में नीचे वाला हर होता है, कभी भी हर 0 नहीं होगा। परिभाषा का कहने का मतलब ये है। तो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि P और Q कभी भी 0, P और Q पूर्णांक और Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो यही 3 पॉइंट P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए आप 5, 6 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा -4/-2 भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी इसमें से इतना सब लिख सकते हैं, सब इसमें आते हैं। माइनस माइनस भी हो सकता है, सिर्फ माइनस सिर्फ प्लस, ये भी पूरा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई अंक जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 5 + 1/2 को आपको जोड़ना हो, तो आप कहते हैं कि हम यहाँ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में आप एक ही तो मानते हैं, तो यहाँ एक जब कर देंगे तो वो भी तो पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक कह रहे हैं, वो भी तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए ये सभी हमारे जो है एग्जाम्पल हो गए परिमेय संख्या के, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसके टाइप। टाइप मतलब प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो प्रकार में आ जाइए, ये परिमेय संख्याओं के प्रकार। अब प्रकार में परिमेय संख्याओं के सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। फिलहाल मैं आपके 2 ही प्रकार के परिमेय संख्याएं यहाँ चार्ट देखिएगा ध्यान से, मैं बना रहा हूं और इसी में मैं आपको समझा दूंगा कि 2 प्रकार के परिमेय संख्याएं होती हैं प्रकार में, ठीक है। तो पहला होता है जो, उसको कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं ऋणात्मक
परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। दो तरीके की परिमेय संख्या होती है, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ पहले धनात्मक पे चर्चा करेंगे। तो धनात्मक परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या है जिसका अंश और हर दोनों ही धनात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल बताऊंगा। ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उदाहरण में अंश और हर दोनों धनात्मक हो, कहने का मतलब ये हो कि अगर मैंने 4 - 4 -6 लिखा है और यहां मैंने 2/4 लिखा है, तो ये दोनों ही जो है धनात्मक परिमेय संख्या। देखिए अंश इसको कहते हैं और हर इसको कहते हैं। और मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि जिस भी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ आप कहेंगे सर दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो ऊपर भी माइनस है, तो नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो ये प्लस बना देगा, तो ये भी धनात्मक है और यहाँ धनात्मक है, तो इसको कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। यानी ये एग्जांपल धनात्मक परिमेय संख्या का है, तो इसको धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आइए, अब है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या और इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। उससे पहले परिभाषा में जान लीजिए कि जिस परिमेय संख्या के अंश और हर में से कोई एक, जिस परिमेय संख्या के अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, उसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा जब आपको जरूरत पड़े कॉपी में, कि ऐसी संख्या जिसका एक अंश या हर में से कोई एक अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया -3/6, हमने लिख दिया 5/-7, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखिए एक अंश ऋण है तो हर धनात्मक है, अंश धनात्मक है तो हर ऋणात्मक है। और परिभाषा मैंने बताया ही है कि जिसमें एक अंश या हर में धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसमें दोनों अंश और हर धनात्मक और ऋणात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक चीज और है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपके बुक में दिया मेरे ख्याल से होगा या नहीं भी दिया होगा। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती। आपके बुक में भी था, मैंने छाटा है कहीं से, वहीं अंदर की तरफ कहीं था, उसको मैंने छाट के देखा है, तो उसको भी बता देना जरूर समझता हूँ कि जो संख्याएं P और Q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, एक तो परिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या जो है वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसकी परिभाषा होती है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल होता है जिसकी, अगर एग्जाम्पल में हमने लिख दिया √3 करड़ी में 3, करड़ी में 3 को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। √3 को अपरिमेय संख्या कहेंगे, √2 लिखा हो उसको भी अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये सभी रूट में है, तो इसको हम जो है P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। इसके नीचे एक कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया परिमेय संख्या, उसकी परिभाषा, उसके टाइप, पहचानने के तरीके। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर
इसके अगले टॉपिक पे चला जाएगा जो भी आपके बुक में होगा, और उसके बाद फिर आपको लेसन का कुछ सवाल लगाया जाएगा और कुछ आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, और आगे की कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए। और एक बात और जाते जाते कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा क्लास 6, 7, 8 का विद्यालय से नहीं जुड़ पाया है ग्रुप में, वो मोबाइल नंबर लेके आए विद्यालय में, और वहाँ हमको दे सकता है, हमारे अलावा और भी टीचर हमको दे सकता है, मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि उनको भी ये वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है।